बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लिहाज से ये, आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड ऑफ डायनामिक आईपी एड्रेसिंग। जैसे भी हमने आईपी एड्रेस को बहुत डिटेल में पढ़ा, हम एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में हम खुद से आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को असाइन करते हैं, तो वो स्टैटिक आईपी कहलाता है। अगर हम एक ऐसा सर्वर बना दें जिसके ऊपर हम एक टूल डिफाइन कर लें और जो भी कंप्यूटर या कोई डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट हो और डीएचसीपी को उसकी रिक्वेस्ट जाए और वो ऑटोमेटिकली उसको उस टूल के अंदर से कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन कर दे, ये काम होता है डीएचसीपी सर्वर का। अच्छा, अब क्या होता है कि डीएचसीपी software resides on a client and serves to manage the dynamic assignment of IP addresses। ये क्लाइंट साइड पे DHCP सर्विस मौजूद होती है, जो है वो किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट होता है। अगर आप IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करें ऑटोमेटिक पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटिंग आप कैसे करते हैं। अच्छा, ये है, लेट्स से आप इथरनेट इसको आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और TCP/IP, तो यहाँ पर ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ऑब्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिकली, ये दोनों ऑटोमेटिकली भी करके ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो ही इसके साथ केबल लगाई जाएगी, इसका DHCP रिक्वेस्ट भेज देगा कि मैं एक होस्ट हूँ और मुझे कोई IP एड्रेस दो इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए। तो क्या होता है फिर, जो DHCP के पास जब वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, DHCP सर्वर कैन असाइन एन IP एड्रेस इन 3 डिफरेंट वेज। उसमें सबसे पहले ऑटोमेटिक एलोकेशन। इन ऑटोमेटिक एलोकेशन द सर्वर टेंड्स टू always assign the same address to a given host or it is useful for the host that provide services to users such as mail server, read save address। होता क्या है कि हमारे नेटवर्क पे बहुत ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनको एक सेम आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है कि वो चेंज ना हो। तो मसलन अगर कोई मेल सर्वर है तो उसका आईपी एड्रेस स्टैटिक रहना चाहिए। इसी तरह का आपने कोई ऐसा सर्वर कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर है जिसको आपने प्रिंट सर्वर बनाया, इसके साथ प्रिंटर लगाया हुआ है, उसका आईपी एड्रेस भी स्टैटिक रहना चाहिए। तो ये फिर उनको स्टैटिक आईपी एक उनके लिए साइन कर देता है और बाकियों को वो ऑटोमेटिकली दे देता है। डायनामिक allocation में क्या है, डायनामिक एलोकेशन एंड आईपी एड्रेस इज ऑटोमेटिकली असाइंड टू अ क्लाइंट TCP/IP network, it's typically assigned by the DHCP server। और तीसरी चीज होती है मैनुअल नेटवर्क एड्रेस असाइन एड्रेस टू अ पार्टिकुलर होस्ट, जैसे हमने आईपी वर्जन 4 में देखा और वो चीजें देखी। अच्छा जी, DHCP process starts when the client sends a broadcast message to the located DHCP server। The broadcast message contains client's ID request for IP address and desired options such as subnet mask, DNS। अब ये सारी रिक्वेस्ट उसके पास जाती है। The broadcast message that is sent called DHCP discover message। Each DHCP server that receives this message, अब जो DHCP सर्वर होगा वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी नहीं। मैं भी आपको इसमें प्रैक्टिकली भी एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है DNS। DNS क्या है जी, डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। अब आईपी एड्रेस को याद रखना पता है कि मुश्किल होता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हर आईपी एड्रेस का कोई नेम होगा जिस नेम से हम वो याद रखेंगे। हम वो नाम लिखेंगे और नेम और आईपी की ये जो एसोसिएशन है ये डीएनएस सर्वर में सेट होती है। हम अपने आईपी एड्रेस जब हम असाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप देखें तो हम नीचे उसको डीएनएस पे दे रहे होते हैं। देखिए, ये डीएनएस के, इस डीएनएस पे जाओ, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो इस डीएनएस के पास जाना, वो इसको इस नेम को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है कि ये पहले से डोमेन्स असाइन की जाती हैं, नाम असाइन किए जाते हैं डिफरेंट सर्वर्स को, डिफरेंट होस्ट को, डिफरेंट वेबसाइट्स को, तो वो हम फिर उनको एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए वो सारी मालूमात डीएनएस में रखी जाती है। हम यहाँ उस डीएनएस का एड्रेस दे देते हैं और वो रिक्वेस्ट हमारी डीएनएस पे पहुंचती है और वहाँ से वो रिजॉल्व हो जाती है। मसलन अगर आप लिखा www
google.com, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी DNS के पास और वो उसको देखेगा कि ये google.com का सर्वर, इसका IP एड्रेस क्या है, वो उस तरफ उसको भेज देगा। Was example.com might be translated to 198.105. मिसाल दे रहा कि अगर ये है ये हो सकता है इसमें, और ये कन्वर्जन DNS सर्वर is typically local in most major network environment. It must be updated periodically to include new domain names. आमतौर पर जो है ये हर स्पीड को स्पीड अप करने के लिए नेटवर्क में DNS सर्वर अपने अपने ISPs में लगाए जाते हैं, उनको periodically अपडेट किया जाता है। देखिएगा जरा, एक नेटवर्क है और इसमें मिसाल के तौर पर ये एक IP एड्रेस है, मैं इसको इस जाके करता हूँ DHCP, ये DHCP से IP एड्रेस ले। अब इसमें नेटवर्क में हमने ये एक DHCP का सर्वर बनाया हुआ है। अब इसमें ये DHCP सर्विसेज, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये समझाने के लिए, ये DHCP सर्वर है और इस सर्वर में हमने एक दे दिया है कि DNS सर्वर इसका 8.8.8.8 है, जो भी इसको रिक्वेस्ट करेगा उसको DNS ये असाइन कर देगा और जो IP एड्रेस देगा 192.168.1.129 से लेकर ये उसका मास्क होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर इसमें 63 आते हैं। इस पूल के अंदर ये आपने पूल सर्व पूल के नाम से, सर्वर पूल के नाम से पूल बना दिया। अब जो भी IP एड्रेस जो भी इसको रिक्वेस्ट करेगा वो 129 से ऑनवर्ड 12 130 ये आगे इसको IP एड्रेसेस असाइन करता जाएगा। ये स्टार्ट IP एड्रेस है और ये 192 इसका सबनेट मास्क है, उसके साथ उसको माइनस करता है, टोटल 63 IP एड्रेस ये 129 को मिलाकर देगा। अब जो भी इसको रिक्वेस्ट करेगा ये DHCP सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब लेट्स से ये इसके साथ कनेक्ट है और ये रिक्वेस्ट जब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा ये सबके पास, इसके पास भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी, इधर भी पहुंचेगी। लेकिन चूंकि DHCP सर्वर ये है तो रिस्पॉन्ड ये करेगा, बाकी सब उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसके देखिएगा, मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस वक्त PC3 पर हूँ ये, और ये इसका DHCP सर्वर है, ठीक। कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, सॉरी इसके डेस्कटॉप में, और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेस है। अगर मैं स्टैटिक करता हूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, मुझे खुद देनी पड़ेगी। अगर मैं DHCP करता हूँ तो ये रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और DHCP से मुझे 192.168.1.132 का IP एड्रेस मिल गया, ठीक है। सबने मास्क किया DNS सर्वर उसमें हमने सेट किया था, ये मिल गया। अब अगर मैं अपने इस होस्ट से लिखता हूँ www.cisco.com जो मैंने इस पे सेट किया हुआ है, cisco.com लिख के इंटर करता हूँ ब्राउजर से, तो देखिए सिस्को पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट ओपन हो गई। अब क्या हुआ कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पर गई, सिस्को पैकेट ट्रेसर से। जब हमने cisco.com लिखा ये इस राउटर के पास पहुंची, यहाँ पर पहुंची इंटरनेट से होती हुई, ये DNS सर्वर था 8.8.8.8 यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर DNS सर्विस इनेबल थी और यहाँ पर ये पाथ ऐड था। cisco.com के लिए कोई भी रिस्पेक्ट आए तो उसकी डिटेल क्या 8.8.8.9 पे चले जाओ। इसी तरह आप कोई नया इस पे DNS में हम ऐड करते हैं, लेट्स से इस पे कोई नया IP एड्रेस हम ऐड कर लेते हैं। DNS में ये नेम लिखता हूँ जी, लेट्स से facebook.com, facebook.com उसका एड्रेस है जी, लेट्स से 8.8.8. जो भी उसका IP एड्रेस है 10 कर देता हूँ, ठीक है 10 कर दिया, ये ऐड कर दी। अब देखिए ये इसका एक टेबल बनना शुरू हो गया। अब ये डोमेन नेम सर्वर, ये जो DNS है, इसमें क्या होगा कि इस तरह से एक टेबल बिल्ड हो जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट इसकी तक पहुंचेगी वो वहाँ टेबल से देखेगा कि ये एड्रेस किस तरफ चल रहे हैं, वो उस तरफ ट्रैफिक को भेज देगा। अब जैसे यहाँ पर ये सर्वर था सिस्को का और इसका जो IP एड्रेस था, डेस्कटॉप में जाते हैं IP कॉन्फ़िग, तो इसका 8.8.9 था। तो ये किसका IP एड्रेस है, सिस्को का IP एड्रेस था, वो इस पे कॉन्फ़िगर है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है जी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क सर्विसेज
is electronic mail. Supports electronic mail on the internet. It is a system for sending messages to other computer users based on email addresses. SMTP provides the facilities for mail exchange between. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एक मेल सर्वर है. अब उसमें अगर आप Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we will now about cabling in networking. जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अगर हमें केबलिंग की ज़रूरत होती है, वो केबल्स किन टाइप्स की होती हैं, क्या क्या इस्तेमाल हो सकती हैं, इस लेक्चर में हम वो जानेंगे. अगर आप कोई नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, if you want to create a network, which type of cabling you need. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक नेटवर्क है, हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक स्विच है, राउटर है. तो अगर आप इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं आपस में, तो कौन सी केबल कहाँ पर इस्तेमाल होगी, ये इस लेक्चर में आप प्रैक्टिकल जानेंगे और सीखेंगे कि केबल्स कैसे बनाई जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इसको कुछ इस तरह से कि हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल जो इस्तेमाल होती है मोस्टली नेटवर्किंग के अंदर, वो क्या होती हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर ये हम इन केबल्स को बनाने की कोशिश करते हैं. A typical twisted pair cable consists of 4 pairs of copper wires. 4 pairs होते हैं कॉपर वायर्स के एक केबल के अंदर. तो इस तरह से ये टोटल 8 वायर्स होते हैं. Each side of the cable is terminated using an RJ45 connector. हम क्या करते हैं, इस केबल को जब हम बनाते हैं तो हर साइड पे हम जो कनेक्टर यूज करते हैं वो RJ45 कनेक्टर होता है और हर उस कनेक्टर में 8 pins होते हैं. When the connector is crimped onto the cable, these pins may connect with each wire. जब हम इसको क्लिप करते हैं केबल को, तो जो उस RJ45 कनेक्टर के अंदर जो लगी होती है पिंस होती हैं, वो इसके साथ जुड़ जाती हैं और वो कनेक्टर और ये केबल एक यूनिट बन जाती हैं. हम उस कनेक्टर को किसी भी सिस्टम में लगा देते हैं. So the wire themselves are assigned a color to distinguish them. The color is dictated by the cabling standard. ये जो कलर है ये केबलिंग स्टैंडर्ड है TIE A/EIA 568B का, और उस स्टैंडर्ड में जो कलर यूज किए जाते हैं इन केबल्स के अंदर, वो स्टार्ट होता है वाइट ऑरेंज, जो नंबर 1 पिन पे हम लगाते हैं अगर हम स्ट्रेट केबल बना रहे हैं. भी आ रहा हूँ उस पे. ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन और ब्राउन. मैं आपको ये दिखा देता हूँ केबल्स. इस प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास एक केबल होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, जिसमें भी हमने देखा कि 8 वायर्स हमने कहा था इसमें टोटल होती है. 4 पेयर होते हैं. ऑरेंज का पेयर होता है वाइट ऑरेंज और ऑरेंज के साथ, ग्रीन का पेयर होता है वाइट ग्रीन और ग्रीन के साथ, ब्लू का पेयर होता है वाइट ब्लू और ब्लू के साथ, और ब्राउन का पेयर होता है ब्राउन और वाइट ब्राउन के साथ. एक हम इस पे केबल यूज करेंगे, फिर हम ये RJ45 कनेक्टर यूज करेंगे, केबल कटर और क्लिपिंग टूल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रैक्टिकल का वो, और देन हम एक केबल टेस्टर यूज करेंगे, जिससे जब हम ये केबल अपनी कंप्लीट बना लेंगे उसके बाद हम इसमें इसको चेक भी कर सकते हैं. तो ये आपको मैं अभी रियल सिनेरियो में भी दिखाता हूँ ये कैसे. पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें. जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये आपको पेयर्स, इस केबल बजाय तो ये ऐसे हमें एक केबल नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर 4 पेयर्स हैं, यानी कि 8 केबल्स हैं, ये नज़र आ रही हैं. अभी मैं आपको इसको बना के भी दिखाता हूँ. तो आगे चलते हैं. अच्छा, ईच वायर इज असाइन अ स्पेसिफिक पर्पस. हर वायर का एक मखसूस काम होगा. फॉर एग्जाम्पल, बोथ ईथरनेट एंड फास्ट ईथरनेट यूज 2 वायर्स टू ट्रांसमिट एंड 2 वायर्स टू रिसीव डेटा. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि जब हमारे पास ये तारे तो 8 हैं, 8 केबल्स हैं इसके अंदर 4 पेयर में, 2 इसमें इस्तेमाल होती हैं डेटा सेंडिंग के लिए और 2 होती हैं रिसीविंग के लिए. फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, ट्रांसमिट pins must connect to the receiving pins of the remote host. अब एक साइड पे आपका एक कंप्यूटर है, दूसरे साइड भी लेट से एक कंप्यूटर है, और
आप इनके दरमियान ट्रांसमिशन करवाना चाहते हैं, इनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी ये 8 केबल्स कैसे काम करेंगी कि एक यहाँ से जो ट्रांस कर रही है वो दूसरी साइड पे रिसीव हो रही हो, इसी तरह इस साइड से जो ट्रांस कर रही है वो इस साइड पे रिसीव हो। तो ये फंक्शनैलिटीज कैसे आती हैं? 2 केबल्स इसमें इस्तेमाल होती हैं ट्रांसमिट के लिए और 2 इस्तेमाल होती है रिसीविंग के लिए। The pin must be crossed over for communication to be successful। तो ये crossed over communication ये अभी अगली स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। तो अब होता क्या है कि चूंकि ये 2 कंप्यूटर्स हैं, ये दोनों एक ही नेचर के हैं, तो ये जो ट्रांस कर रही है ये दूसरी साइड पे यहाँ पे रिसीव हो रही है, इसी तरह ये जो ट्रांस कर रही है ये दूसरी साइड पे यहाँ रिसीव हो रही है। तो ये इसकी एक जो इनफैक्ट जो असल इसका जो मग्ज़ है वो ये समझने वाली चीज़ है कि ये 2 ट्रांस कर रही हैं, यहाँ से भी 2 ट्रांस कर रही हैं, लेकिन दूसरी साइड पे इसका रिसीविंग एंड थोड़ा सा नीचे आ गया, इसका भी रिसीविंग नीचे आ गया। द क्रॉसओवर केबल कैन कंट्रोल ईदर बाय द केबल और एन इंटरमीडिएट डिवाइस सच एज हब और स्विच। तो ये क्रॉसओवर केबल को हम किसी भी 2 स्विचेस के दरमियान या हब के दरमियान भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं मजीद, तो उसमें मजीद ये बात क्लियर होगी। देखिए, ट्विस्टेड वेव केबलिंग, जब हम ये केबल्स बना रहे होते हैं, मकसद हमारा क्या होता है कि हमने 2 डिवाइसेस को या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। उसमें जो टाइप्स हमारे पास ट्विस्टेड केबल की जो कॉमन 3 टाइप्स आती हैं, वो जो आप केबल बनाएंगे या वो स्ट्रेट थ्रू केबल होगी या वो क्रॉस ओवर केबल होगी, और तीसरी टाइप होती है रोल ओवर केबल। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट थ्रू केबल है ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? और उससे पहले ये भी जान लें कि द नेटवर्क इंटरफेस टाइप डिटरमाइंस व्हेन टू यूज ईच केबल। आपने कौन सी केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल, यानी कि एक आपने केबल बनाई उसका नाम होगा स्ट्रेट थ्रू, उसी में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और वो क्रॉस ओवर बन जाएगी, मजीद कुछ चेंज करेंगे तो रोल ओवर बन जाएगी। वो हम सीखने जा रहे हैं आज, यही आपका प्रैक्टिकल है। और इसमें द नेटवर्क इंटरफेस टाइप, जो इंटरफेस है जिसके साथ आपने इस केबल को कनेक्ट करना है, उसकी टाइप ये बताती है कि आपने यहाँ पर कौन सी केबल यूज करनी है, कि स्ट्रेट थ्रू करनी है या क्रॉस। तो 2 तरह की ये टाइप्स होती है, एक को कहते हैं मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस, कि जो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक होता है मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस विद क्रॉस ओवर। तो ये जो हमारे पास होती हैं कुछ इस तरह से होस्ट इंटरफेसेस आर जनरली MDI, मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस होते हैं, जो ज्यादातर होस्ट इंटरफेसेस होते हैं। और होस्ट इंटरफेसेस में याद रखिए हमारे पास कंप्यूटर्स और राउटर्स दोनों होस्ट साइड पर आते हैं। अच्छा, वाइल हब और स्विच इंटरफेसेस आर टिपिकली MDIX। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं और जो राउटर्स हैं ये MDI इंटरफेस रखते हैं, और जो हमारे पास स्विच या हब है ये हमारे पास MDIX इंटरफेस रखते हैं। आगे चलते हैं जी मजीद। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, स्ट्रेट थ्रू कहाँ पर होगी? जब हमारे पास एक साइड पर होस्ट है और दूसरी साइड पर हब है। एक साइड पर होस्ट है और दूसरी साइड पर हब है, यानी कि MDI टू MDIX। तो एक साइड पर इन 4 एग्जांपल्स में आप देखें, हमारी एक साइड पे MDI इंटरफेस होगा और दूसरी साइड पर MDIX इंटरफेस होगा। यानी कि एक साइड पे होस्ट, दूसरी साइड पे हब, एक साइड पे होस्ट, दूसरी साइड पे स्विच, एक साइड पे राउटर, दूसरी साइड पे हब या स्विच। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक साइड पर, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, एक साइड पर आपके पास कंप्यूटर है और दूसरी साइड पर स्विच है, तो आप कौन सी केबल यूज करेंगे? स्ट्रेट केबल हम यूज करेंगे, स्ट्रेट थ्रू। जो हम ये स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे। एक साइड पे होस्ट है और एक साइड पे हब है, तो हम कौन सी केबल यूज करेंगे जी? स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करेंगे। कंप्यूटर से स्विच के दरमियान स्ट्रेट थ्रू, कंप्यूटर से हब के दरमियान स्ट्रेट थ्रू, राउटर से स्विच के दरमियान स्ट्रेट थ्रू, राउटर से हब के दरमियान स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज करते हैं। क्योंकि जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, अगर मसलन पैकेट ट्रेसर पे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूं, तो पैकेट ट्रेसर पे जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप केबल्स को सिलेक्ट करते हैं, कनेक्शंस को, तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास आ रहा है
इस जगह पे आपने गौर करना है कि क्या क्या, अब यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली है कि वो खुद से वो केबल असाइन कर लेगा। लेकिन टाइप्स क्या क्या है ये देखिए, हमारे पास एक कंसोल केबल पड़ी हुई है, एक कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। कौन सी? कॉपर स्ट्रेट थ्रू, जो अभी हम समझ रहे हैं। एक है कॉपर क्रॉस ओवर, जो इसके बाद हम समझेंगे। फिर ये है जी फाइबर, फिर फोन की है और जो हम यूज करेंगे कॉल। और ये जो अगली टाइप है सीरियल डीसीई केबल, ये डिफरेंट केबल होती है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और DTE, लेकिन ये मैं भी नेक्स्ट लेक्चर पे ये चीज चली जाए। लेकिन अभी जो हम चीजें समझेंगे वो क्रॉस और क्रॉस ओवर और स्ट्रेट थ्रू केबल, दो केबल्स हमें चाहिए। कि अगर हमने इस कंप्यूटर को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो हमें क्रॉस केबल चाहिए इनके दरमियान। इसी तरह अगर मैं स्विच को इस राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो फिर भी मुझे क्रॉस केबल चाहिए। वो क्रॉस केबल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम सीख रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आगे मजीद देखते हैं जी। एसेंशियली अ स्ट्रेट थ्रू केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू अ हब और स्विच, or except for another hub or switch. The hub or switch provides the crossover MDX functions to connect transmit pins to receive pin. अब होता क्या है कि जो स्ट्रेट थ्रू केबल है वो अब किसी भी डिवाइस जो कि एक साइड पे हब है, एक साइड पे आपका होस्ट है, तो हम उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब होगा क्या इसमें, ये कैसे केबल हम बनाएंगे कैसे? तो ये लेट से हमारे पास एक केबल है, उसके दो साइड्स होंगी, ठीक है। ये केबल है, इसकी दो साइड, ये एक पहली साइड है, ये आपकी दूसरी साइड है। एक कनेक्टर आपने इस जगह पे लगाना है, एक कनेक्टर आपने इस जगह पे लगाना है। यहाँ पर आपने केबल की जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, कौन सी केबल पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, वो चीज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने केबल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से करनी है कि व्हाइट ऑरेंज पेयर जो है ये सबसे पहले रखना है। उसके बाद आपने ऑरेंज पेयर रखना है, फिर आपने व्हाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ब्राउन, फिर ब्राउन आपने रखना है। इसी तरह दूसरी साइड पर आपने यही कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, ठीक है। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन होगी दूसरी साइड पर भी। मसलन आपने यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट ऑरेंज रखा, फिर ऑरेंज, और फिर व्हाइट ग्रीन, फिर ब्लू, व्हाइट ग्रीन के बाद ब्लू, फिर व्हाइट ब्लू, फिर ग्रीन। ये सेटिंग एक साइड पे करनी है, कनेक्टर को कनेक्ट करना है, वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसी में वीडियो रखूंगा तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मतलब एमबीज में ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं देखता हूँ कि इसके में भी मुझे 2 पार्ट्स करना पड़े। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्ट्रेट केबल इस तरह से बन जाती है कि इसकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एक साइड पे सेम, दूसरी साइड पे भी सेम। तो ये हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल बन जाती है। इसी तरह जब हम बनाते हैं क्रॉस केबल, क्रॉस केबल कहाँ पर इस्तेमाल होती है जी? स्ट्रेट तो हमने समझ ली कि कहाँ पर इस्तेमाल होगी। क्रॉस केबल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। होस्ट टू होस्ट, जब एक साइड पर भी कंप्यूटर है और दूसरी साइड पर भी कंप्यूटर है, आप इनको डायरेक्ट लेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट से मैं इस कंप्यूटर को डायरेक्ट इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ थ्रू वायर, तो मुझे जो केबल चाहिए वो क्रॉस केबल चाहिए, स्ट्रेट नहीं चाहिए। इसी तरह मैं इस स्विच को इस हब के साथ करना चाहता हूं, या राउटर को राउटर के साथ करना चाहता हूं, या इस स्विच को इस स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूं डायरेक्ट केबल के साथ, तो वो मुझे कौन सी केबल चाहिए होगी जी? क्रॉस केबल चाहिए होगी। ये जो यानी कि सेम डिवाइसेस के दरमियान, सेम इंटरफेसिस टाइप के दरमियान हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस केबल चाहिए होते हैं। मतलब एमडीआई टू एमडीआई, एमडीएक्स टू एमडीएक्स। तो यहाँ पर देखिए होस्ट टू होस्ट, हब टू हब, स्विच टू स्विच, हब टू स्विच, या राउटर टू राउटर। इसी तरह राउटर टू कंप्यूटर, राउटर टू होस्ट, ये भी हमारी दोनों, अभी हमने पिछली साइड में ये देखा था यहाँ पर कि ये जो हमारे पास राउटर है ये एमडीआई इंटरफेस रखता है और होस्ट भी एमडीआई इंटरफेस रखता है। अगर हम इस राउटर की ईथरनेट इंटरफेस जो है उसको अगर हम इसके एनआईसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, इथरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, RJ45 से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हमें क्रॉस केबल चाहिए होती है, क्योंकि राउटर और जो होस्ट यानी कि कंप्यूटर है ये दोनों एक जैसे इंटरफेस रखते हैं। अच्छा, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको समझनी है वो कुछ इस तरह से है कि हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि दो जो हमारी इसमें केबल्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। मैं इसको एक सेकेंड ये यहाँ पर ले आता हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको ये सही समझ आ जाए।
अच्छा, ये मैंने तरह समझने के लिए इस तरह से बना लिया कि स्ट्रेट थ्रू में हमारे पास क्या चीज़ होती थी कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन एक साइड पे रखनी है सेम दूसरी साइड पे भी रखनी है 1 2 3 4। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि याद रखें कि हमारी जो पिन 1 होती है ये हमारी सेंडिंग होती है, ये सेंड कर रही होती है 1, और 2 ये हमारी जो वायर्स होती हैं ये सेंडिंग वायर्स होती हैं, यानी कि इस पे से डेटा ट्रांस करेगा, ठीक है। और 3 और 6 ये हमारी रिसीविंग होती हैं। ओके, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारी यानी कि डेटा इस पे से जा रहा होता है और 3 और 6 के ऊपर रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ट्रांस हो रही है वो यहाँ पर 3 के ऊपर रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ पर वो 3 के ऊपर रिसीव हो रही है और इधर से वो 6 के ऊपर रिसीव हो रही है। तो 1 2 अगर वो भेज रहे हैं तो वो दूसरी साइड पे 3 और 6 उसको रिसीव कर रहे होते हैं। अब क्रॉस में क्या हो रहा होता है, देखिए जो 1 है वो आपकी, क्योंकि अब सेम ये क्या हो गया, ये तो ऐसी है कि एक साइड पे आपका स्विच है, दूसरी साइड पे आपका कंप्यूटर है या राउटर है, तो आप स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे तो यहाँ से ट्रांस हो रही है, दूसरी साइड पर रिसीव हो रही है। ये जो MDI कनेक्शंस होते हैं ये 1 2 पर रिसीव सेंड कर रहे होते हैं और 3 और 6 पर रिसीव कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आपने एक कंप्यूटर रख दिया, यहाँ पर भी लेट से आपका कंप्यूटर है और दूसरी तरफ भी आपका कंप्यूटर है, वो तो 1 पर क्या कर रहे हैं, ये 1 पे सेंड करेगा तो वो 1 पे रिसीव तो नहीं कर सकता। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, 1 को 3 के साथ जोड़ना पड़ता है, यानी कि इस साइड पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1 पिन है इसको आपको नंबर 3 पर जोड़ना पड़ेगा। और नंबर 3 पर वो क्या होती है, यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है व्हाइट ग्रीन, यानी कि व्हाइट ऑरेंज दूसरी साइड पर तीसरे नंबर पर आनी चाहिए। जब भी आप, अभी मैं आपको केबल्स जब बनाऊंगा तो फिर आपको ये मैं चीज समझाता हूँ। तो व्हाइट ऑरेंज अगर इधर आपने नंबर, यानी कि एक साइड पर आपने जब ये बनाई केबल्स, ठीक है, तो आपने यहाँ पे नंबर 1 पे रखा व्हाइट ऑरेंज, तो दूसरी पर आपने ऑरेंज रखा। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो आप यहाँ पर नंबर 1 पे कौन सी रखेंगे, जो इस साइड पर नंबर 3 पे थी, ठीक है। और इस साइड पर वो कॉन्फ़िगरेशन ये आप सामने यूं रखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। व्हाइट ऑरेंज नंबर 1 पे रखी है तो दूसरी साइड पर वो नंबर 3 पर आनी चाहिए, और नंबर 1 पर कौन सी इधर आएगी, व्हाइट ऑरेंज आपकी नंबर 3 पर आ जाएगी। यानी कि जो इस साइड की नंबर 1 है वो इस साइड पे नंबर 3 पर आ जाएगी। और इस साइड की जो नंबर 3 है ये देखिएगा, ये आपकी नंबर 3 व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन है, और ये दूसरी साइड पर नंबर 1 पर आ रही है। यहाँ पर आपकी ऑरेंज दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर ऑरेंज आपकी कितने नंबर पर आ रही है, छठे नंबर पर आ रही है। तो ये होता क्या है कि हम 1 को 3 से और 2 को 1 को हम मिलाएंगे 3 के साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, और 2 को हम मिलाते हैं 6 के साथ। तो दूसरी साइड पे ये 6 नंबर पर आनी चाहिए, बाकी जो है वो पोजीशन सेम है। इसी तरह यहाँ पर आपकी जो होगी 2 पर, वो यहाँ पर आ जाएगी, 2 पर ऑरेंज है तो ऑरेंज आपकी यहाँ पर 6 साइड पे आ गई, ठीक है। अब इधर जब आप देखेंगे यहाँ पर व्हाइट ग्रीन 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर आप देखें व्हाइट ग्रीन इधर पहले नंबर पर है 1 पे है, और यहाँ पर वो 3 पर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 2 को यहाँ पर हम मिलाते हैं 3 और 6 के साथ, 3 और 6 यानी कि 1 को आप 3 से मिलाएंगे, 2 को आप 6 साइड पर रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो 2 होगी, जहाँ पर जो 3 होगी, ये इस तरह से 3 वो इधर 1 पर आ जाएगी, ठीक है। और जो 6 होगी वो आपकी 2 पर आ जाएगी। बस ये हमने इसमें चेंजिंग करनी होती है, तो ये हमारी क्रॉस केबल बन जाएगी, और फिर हम उसको सेम डिवाइसेस में सेम इंटरफेसेस में हम उसको यूज कर सकेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि हम केबल कैसे, मजीद एक तीसरी टाइप पढ़ लेते हैं फिर हम केबल बनाने की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर ये दिखा भी रहा है, टू क्रिएट क्रॉस केबल द ट्रांसमिट पिंस मस्ट बी स्वैप्ड विद द रिसीव पिन ऑन वन एंड ऑफ अ केबल। मसलन 1 को आपने 3 से मिला देना और 2 को आपने 6 से मिला देना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्रॉस केबल के साथ क्रॉस केबल हमारी बन जाएगी। तीसरी जो टाइप होती है उसे कहते हैं रोल ओवर केबल।
ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? A rollover cable is used to connect a workstation or a laptop into a Cisco devices, console or auxiliary port. सिस्को डिवाइसेस में अगर हम लॉग इन करने के लिए जहाँ पर कंसोल पोर्ट होती है, इसकी कंसोल केबल हमारे पास बनी हुई आती है, तो अगर आप वहां पर यूज करना चाहें तो वहां पर ये तीसरी टाइप इस्तेमाल होती है, रोल ओवर। और रोल ओवर हम कहते हैं कि जो एक साइड की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये इसका पूरे का पूरा उलट हो जाएगा। ये 8वें नंबर पर ब्राउन है, वो यहाँ पर पहले चली जाएगी। 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि एक साइड पे आपने जो केबल्स की तरतीब है वो इस तरह से रखनी है, और दूसरी साइड पे आपने तरतीब को मुकम्मल उलट कर देना, तो ये आपकी रोल ओवर केबल बन जाएगी। अब हम इसमें केबल बनाना सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।